आपने ये ज़रूर सुना होगा कि एंशिएंट इजिप्ट एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन था। वहाँ के लोगों ने सर्वेइंग, क्वेरिंग और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी डेवलप कर ली थी। उनकी ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हमें पिरामिड्स के फॉर्म में, टेम्पल्स के फॉर्म में और ऑब्लिक्स के फॉर्म में आज भी दिखाई देता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स, इरिगेशन टेक्निक्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टेक्निक्स भी इन्वेंट कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम फाइनली इजिप्शियन सोसाइटी के बारे में जानेंगे और कुछ थ्योरीज के बारे में जानेंगे जिनके हिसाब से पिरामिड्स को बनाया गया है। सो लेट्स बिगिन। इजिप्शियन सोसाइटी पहले से ही एक पिरामिड के स्ट्रक्चर का था। सबसे पहले इस पिरामिड के टॉप पर pharaohs आया करते थे, फिर उस समय के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि नोबल्स और प्रीस्ट थे, फिर उसके बाद सोल्जर्स, फिर मर्चेंट्स, फिर फार्मर्स और फिर स्लेव्स और सर्वेंट्स। इजिप्शियन लोग डीपली रिलीजियस थे। वो लोग रा, ओरिसिस जैसे कुछ गॉड्स को मानते थे। उनका तो ये मानना था कि pharaohs गॉड्स हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म पर धरती में आए हैं। जब कोई pharaoh की डेथ होती थी तो वो बड़े बड़े पत्थर के पिरामिड्स बनाया करते थे उन्हें दफन करने के लिए। अब जब pharaohs को गॉड माना जाने लगा तो उनके रूलर्स को काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाने लगे, जिसमें pharaohs की सिक्योरिटी सबसे पहले आती थी। pharaohs आर्मीज को भी डायरेक्ट किया करते थे अगर उन्हें कोई फॉरेन थ्रेट या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता तो। उस समय फार्मर्स टैक्स को ग्रेन्स के रूप में भरा करते थे, जो कि pharaohs के वेयरहाउस में स्टोर किया जाता था, और फिर इन ग्रेन्स को pharaohs किसी फेमाइन के टाइम पर लोगों को दिया करते थे। इजिप्ट की नोबिलिटी और क्लर्जी तो काफ़ी सुकून से अपनी ज़िंदगी जीती थी, पर उनके स्लेव्स और फार्मर्स बहुत मेहनत करते थे। पर इसमें सबसे बुरा ये है कि उन स्लेव्स और फार्मर्स को ये काम करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था। हमें मालूम है कि इतना सारा काम बिना किसी असिस्टेंस के इम्पॉसिबल है। इसलिए pharaohs एक तरह के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया करते थे, जिन्हें उस समय विजियर कहा जाता था। विजियर का काम दूसरों लोगों के काम को सुपरवाइज करना था और देखना था कि सारे टैक्स ठीक से कलेक्ट हुए कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विजियर के पास एक उस समय की सबसे रेयर स्किल थी पूरे इजिप्ट में, जो थी लिखना और पढ़ना। उस समय के गवर्नमेंट पोस्ट पर सिर्फ नोबल्स ही हो सकते थे। pharaohs को जितनी भी ट्रिब्यूट्स लोगों के द्वारा पे किए जाते थे, वो नोबल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते थे। और प्रीस्ट का काम तो शुरू से ही पूजा करना ही था। रिलीजन पूरे एंशिएंट इजिप्ट का एक सेंट्रल थीम था। वो उनके कल्चर में था और यहीं तक कि हर एक टाउन का अपना एक गॉड या गॉडेस था। पहले तो वो जानवरों को गॉड्स मानते थे, पर धीरे धीरे इजिप्शियंस गॉड्स को ह्यूमन अपीयरेंसेस देने लगे। सब लोग फ्रॉम pharaohs टू पीजेंट्स गॉड्स को गिफ्ट देने लगे। सोल्जर्स यूजुअली वॉर्स लड़ने में बिजी रहते थे। जब लंबे समय तक शांति बनी रहती थी तो वो पीजेंट्स, फार्मर्स और स्लेव्स को सुपरवाइज किया करते थे, जो पिरामिड्स और पैलेसेस बनाने में बिजी रहते थे। स्किल्ड वर्कर्स जैसे फिजिशियंस और क्राफ्ट्स पर्सन मिडिल क्लास में आते थे। वो लोग ज्वेलरी, पॉटरी, पापायरस प्रोडक्ट्स और टूल्स को बनाया करते थे, साथ ही अपनी रोजी रोटी जीने के लिए उन्हें बेचा करते थे। एंशिएंट इजिप्ट के सोशल पिरामिड के सबसे नीचे स्लेव्स और फार्मर्स आते थे। ज्यादातर वॉर प्रिजनर्स को स्लेव्स बनाया जाता था, उन्हें हार्श कंडीशंस में रखा जाता था और उनसे पिरामिड्स और टेम्पल्स बनाए जाते थे। फार्मर्स सारा दिन फील्ड्स पर काम करते थे, जानवरों की देखभाल करते थे। फार्मर्स रॉयल मॉन्यूमेंट्स बनाने में भी स्लेव्स का हेल्प करते थे। बेसिकली उन्हें फोर्स किया जाता था उन हार्श कंडीशंस में काम करने के लिए। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि फार्मर्स pharaohs को टैक्स भरा करते थे। जी हाँ, वो टैक्स उनके ईयरली हार्वेस्ट का 60% था, जो कि बहुत ज़्यादा था एज टैक्स। एंशिएंट इजिप्ट में काफ़ी सारे फैमिलीज पैसे सेव करके अपने बच्चों को विलेज स्कूल्स में ट्रेड्स या व्यापार सीखने के लिए भेजा करती थी। इन स्कूल्स को प्रीस्ट या आर्टिसंस के द्वारा चलाया जाता था। यहाँ बच्चे पढ़ लिख कर स्क्राइब्स बनते थे। स्क्राइब्स वो थे जो विजियर के साथ काम करते थे और जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखते थे। मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था कि पिरामिड्स को स्लेव्स और फार्मर्स ने बनाया है, लेकिन आज से 4600 साल पहले बनाए गए ये पिरामिड्स को ओरिएंट कॉन्स्टेलेशन बेल्ट के 3 स्टार्स अल-नीटाक, अल-नीलाम और मिंटाका से ये पिरामिड्स इतने परफेक्टली अलाइन कैसे हो सकते हैं? और अगर हम पूरे धरती का लैंड एरिया देखें तो पिरामिड ऑफ गीज़ा, खाफरे और मेनकोर इसके बिल्कुल सेंटर में आते हैं। पिरामिड ऑफ गीज़ा के नॉर्थ साइड फेसिंग वॉल हमारे धरती के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से अलाइंड है। हाँ, कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि उस समय से लेकर आज तक कंटिन्यूसली टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रहे हैं। और जब 12th सेंचुरी में इजिप्ट सुल्तान अल अजीज के रूल में था, तब उसने इन पिरामिड्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था।
तब उसके सोल्जर्स ने पिरामिड ऑफ मेनकौर को थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय किया, पर वो आखिर में हार मान गए क्योंकि उनसे वो पत्थर मूव ही नहीं हो रहे थे। और ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उन्हें बस इतना डिस्ट्रक्शन करने में पूरे 8 महीने लग गए थे। तो आप सोच सकते हो, आज से 4600 साल पहले उन इजिप्शियंस ने इन पत्थरों को 481 फीट तक ऊपर कैसे ले गए होंगे, और इन पत्थरों का वेट अप्रॉक्सीमेटली 70,000 केजीज माना जाता है। और फाइनली वहाँ पर काफ़ी अनयूजुअल ड्राइंग्स और कार्विंग्स भी देखी गई हैं। इसका मतलब इन पिरामिड्स को स्लेव्स ने नहीं, बल्कि किसी और इंटेलिजेंट बीइंग ने बनाया है। जब कुछ और रिसर्चर्स ने पिरामिड के बारे में रिसर्च किया तो उन्होंने कुछ थ्योरीज प्रपोज की। 1884 में साइंटिस्ट फिलाडेल्फिया में पिरामिड्स को लेकर एक बहुत ही अजीब थ्योरी प्रेजेंट की। उनका मानना ये है कि ये पिरामिड्स ओरिजिनली हिल्स थे जिसे पिरामिड्स के शेप में काटा गया। अब मेरे हिसाब से ये थ्योरी बेकार इसलिए है क्योंकि उस समय तक आयरन डिस्कवर भी नहीं हुआ था। उस समय तक लोग कॉपर यूज करते थे और कॉपर बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, तो उन्होंने हिल्स को पिरामिड के शेप में कैसे काटा होगा, और भला बीच डेजर्ट में हिल्स कब से आने लगे। और दूसरे थ्योरी के अनुसार इजिप्शियंस ने अकॉस्टिक लेविटेशन का यूज किया था ब्लॉक्स को मूव करने के लिए, या कह सकते हैं कि उन्होंने पावर ऑफ ह्यूमन माइंड और साउंड वाइब्रेशन का यूज किया था। अब इस थ्योरी पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि क्या पता ये सच भी हो सकता है। उस समय शायद लोग माइंड के पावर को जान चुके थे, लेकिन इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए रिसर्चर्स ने इसका जवाब ढूंढ लिया है। अभी रिसेंटली 4600 साल पुराना एक पपायरस का स्क्रोल मिला है, जो कि एक डायरी है एक इलीट वर्कर्स के ओवरसीयर का। इन हायरोग्लिफिक लेटर्स में ये डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह स्लेव्स ने 1,70,000 टन्स ऑफ लाइमस्टोन के साथ ही काफी सारे ग्रेफाइट और बसाल्ट को टूरा से गीजा तक ट्रांसपोर्ट किया। उन्होंने इसके लिए बोट्स का यूज किया और ब्लॉक्स को नाइल रिवर के रूट से टूरा से गीजा तक ट्रांसपोर्ट किया। उसके बाद कनाल्स बनाए गए जिससे बोट्स को कंस्ट्रक्शन स्पॉट्स के और पास ले जाया गया। ये थ्योरी तो काफी सेटिस्फाइंग है, पर ये थ्योरी उन ब्लॉक्स को 481 फीट के हाइट तक कैसे ले जाया गया ये जस्टिफाई नहीं करती।